तुमच्याशी माझी पहिली भेट 18 वर्षापूर्वी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये झाली होती आणि त्यावेळेला पॉलिटिकल ट्रेनिंग या विषयावर खूप गप्पा झाल्या होत्या. सर तुम्हाला नक्कीच आठवत नसेल, बट मला ती भेट आठवते. एंड तब से लेके आज तक एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, आई हैव बीन स्टडिंग एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर आवर स्टेट. सर आज भी आप अथक काम कर रहे हैं. यू हैव हैड अ वेरी हेक्टिक डे. एज आई हैव लर्नड, आप लातूर और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट्स के फ्लड अफेक्टेड रीजन्स का दौरा करके आज यहाँ पे आए हैं. डिजास्टर एक बहुत गंभीर समस्या बनता जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से भारत के कई इलाकों में इस तरह की आपदा की घटनाएं घट आ रही है. सर सरकार तो जो कर रही है वो तो करेगी. एज कॉमन सिटीजन्स हमारी इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, स्पेशली आज के ज़माने में जब कम्युनिकेशन हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट एंड वी आर इन अ रूम फुल ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. सर व्हाट शुड बी द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ड्यूरिंग द डिजास्टर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम सबको ये समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज ये अब केवल एक डायलॉग की बात नहीं रही, तो यथार्थ में उसके परिणाम हम लोग देख पा रहे हैं. और असमय बारिश होना और फ्लड्स होना, कभी अकाल पड़ना, ये सारी चीज़ें हम लगातार पूरे देश में और विश्व में एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो जहां एक और हम सभी लोगों को एक कॉमन एक्शन इसके खिलाफ करनी पड़ेगी. जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस समय पेरिस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और कुछ हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे टारगेट्स लिए थे, तो लोगों को लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन उसमें से एनर्जी ट्रांजिशन के टारगेट्स अभी हम लोग करीब करीब अचीव कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये जागृति अब बहुत ज़रूरी है. ये अभी लोगों का एक रिवॉल्यूशन बनना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और मैं ऐसा मानता हूं कि सारे जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स है, दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स एंड दिस नीड्स प्रॉपर कम्युनिकेशन. क्योंकि हम लोग दो चीज़ें देखते हैं. एक तो क्लाइमेट चेंज पर बहुत बातचीत होती है, बट जो कम्युनिकेशन होता है वो कोई सही कम्युनिकेशन होता है ऐसा नहीं है. दूसरा, जब आपदा होती है, दैट इज अ टाइम व्हेन यू नीड क्लियर कम्युनिकेशन, यू नीड वेरी अनबायस्ड कम्युनिकेशन, यू नीड फैक्चुअल कम्युनिकेशन, एंड मेनी टाइम्स इट इज मिसिंग. और उससे अफवाहें फैलती है, आपदा में लोगों की एंग्जाइटी बढ़ती है. तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर कम्युनिकेट करना ये बहुत ज़रूरी है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें आने वाले दिनों में तो हम सबको एकत्रित आकर एक बहुत ही सीरियस एक्शन क्लाइमेट चेंज के ऊपर करनी पड़ेगी. सर आज यहाँ सारे इन्फ्लुएंसर्स जमे हैं. लगभग 19 राज्यों से 94 इन्फ्लुएंसर्स यहाँ आए हैं. सर D3 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्टिव मीडिया को आगे बढ़ाना चाहता है. सर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस इनिशिएटिव? I think this is a great initiative. I actually wanted to participate last 2 years as well. However, I could not. So today, I feel very fortunate that I am part of the D3, and it's a great dialogue because I think today we are in a digital world, and the world is being shaped by digitalization, and digital economies. And here is a forum where everybody from the digital world are together. It's a forum, not just a forum of content creators, but it's also a forum of people who are into all sort of technologies, all sort of new things which have emerged in this field, in the field of communication, in the field of digitization. So I think that it's a very appropriate forum which is created,
and I feel that it should go strong and strong. Thank you for your wishes, sir. सोशल मीडिया पे आप स्वयं को कितना सक्रिय पाते हैं और ये जो न्यू एज कम्युनिकेशन है उस पे आपकी राय क्या है और कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले मानता हूं कि ये बहुत पावरफुल टूल है और एक प्रकार से हम डेमोक्रेसी में ऐसा मानते हैं कि देयर शुड बी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। वो डेमोक्रेटाइजेशन के लिए प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? नाउ सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म टू डेमोक्रेटाइज एवरीथिंग। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। मैं स्वयं इसका उपयोग बहुत सालों से कर रहा हूं और मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि जिस जमाने में ऑर्कुट आया था उस जमाने से मैंने इसकी शुरुआत की है और अभी जितने मीडियम्स है सारे मीडियम्स का मैं यूज करता हूं। हालांकि अभी आई हैव टू यूज माय टीम, पर मैं खुद उस पर ध्यान भी देता हूं और कई बार खुद भी मैं जो मेरा मैसेज है उसको अपलोड भी करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पावरफुल टूल है, ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि अगर हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को देखें तो प्रधानमंत्री जी पर जब बहुत ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब वो मुख्यमंत्री थे और बहुत अनफेयर उनको ट्रीट किया, उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक लंबे समय तक मेन स्ट्रीम मीडिया को कम्युनिकेशन का माध्यम ही नहीं माना। या तो वो खुद बात करते थे या सोशल मीडिया से बात करते थे और उन्होंने सबसे पहले इस बात को अधोरेखित किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया से भी बड़ी ताकत ये सोशल मीडिया बन सकता है। इट कैन बी अ बिगर कम्युनिकेटर देन द मेन स्ट्रीम मीडिया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए तो सोशल मीडिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सो जो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को मानते हैं उनके लिए इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक फोरम क्या हो सकता है? सोशल मीडिया से रिलेटेड एक और चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी सर हमने ये सुना है कि आप एआई के बारे में पढ़ते रहते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, हाउ डू यू लुक एट द इवोल्यूशन ऑफ एआई इन लास्ट 1 decade एंड इज देयर एनी स्पेस फॉर मोरालिटी, एथिक्स इन एआई? तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर हैज टू बी ह्यूज स्पेस फॉर मोरालिटी इन एआई बिकॉज आवर थीम इज रिस्पॉन्सिबल एआई। टुडे व्हेन the India AI mission is launched and we are also part of a global AI mission. All the countries who have come together have launched a mission for responsible AI. AI is revolutionizing every sector now. So you cannot stop AI anymore. AI is there, AI is a fact. AI is something which, you know, it's going to change every business you do. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस समय मोबाइल आया हमारे लिए नया था, .com का बूम आया उस समय हमारे लिए .com का बूम नया था, लेकिन धीरे धीरे सिलिकॉन वैली को एक प्रकार से हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। तो उसी प्रकार से अब डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में एआई एक ऐसा टूल है कि जो एक प्रकार से डेटा को हर तरह से बदल देता है, उसको रिवोल्यूशनाइज कर देता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आज अगर हम लोग विचार करें तो इसके जो फायदे उसकी ओर हम लोग देख सकते हैं। आज एग्रीकल्चर में एआई ने जो रिवोल्यूशन लाया है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत जैसे देश में एग्रीकल्चर में हमारे सामने 2 बड़े प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे ऊपर आ रहा है और दूसरा प्रॉब्लम हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और रियलाइजेशन की कॉस्ट कम हो रही है। तो उससे किसानों में एक हम लोगों को ग्लोबल मार्केट में हम लोग compete नहीं कर पा रहे। लेकिन हम इन सारी चीजों को जिस प्रकार से एआई टैकल कर रहा है,
मैं एक सादा उदाहरण बताता हूं कि अभी हम लोगों ने एक एग्रीकल्चर हैकेथॉन ली थी. वी कंडक्टेड इट इन पुणे एंड इन द हैकेथॉन such AI tools were presented that I was amazed. देखिए अभी किसी भी किसान के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, तो बिल्कुल फसल आ रही है और ऐसे समय जब पेस्ट का अटैक होता है और फसल को समाप्त कर देता है तो उसकी सारी मेहनत पानी में जाती है. नाउ पीपल हैव डेवलप्ड अ टूल वेयर बाय केवल जो वहां की हवा है, जो वातावरण है, उसको पकड़ के उस एयर को एनालाइज करके वो एग्जैक्ट बताता है कि किस प्रकार के पेस्ट आ सकते हैं, कब आ सकते हैं और उसके ऊपर क्या उपाय करना चाहिए. अब इस प्रकार के हजारों एआई के उपयोग ये शिक्षा के क्षेत्र में है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और ये हर क्षेत्र में है. तो मुझे लगता है कि अभी एआई को नकारा तो नहीं जा सकता. एआई इज अ फैक्ट, लेकिन हमको रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना होगा. और इसके लिए मैं एक हमेशा बात कहता हूं कि हर युग अपने मूल्य तैयार करता है. हमारे जीवन में कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो युग तैयार करता है. जैसे इंटरनेट का युग आया, उस समय मुझे याद है मैं जब 99 में वगैरह असेंबली में जब चुनकर आया था तो हम लोग ऐसे कोई इंटरनेट से रिपोर्ट निकालकर दिखाते थे कि हमने इंटरनेट से निकाले तो गॉस्पेल ट्रूथ लगता था लोगों को लगता है इंटरनेट यानी कहीं से भगवान ने पैदा कर दिया है, अब इससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इज अ फैक्ट. लेकिन धीरे धीरे फिर उसके भी मूल्य तैयार हुए, लोगों को डिफ्रेंशिएट करना समझ में आ गया, क्या सही है क्या गलत है. लोगों को समझ में आया कि सारी चीजें सही नहीं होती है. अब उसके ऊपर भी कई प्रकार से कानून भी बन गए जिसमें उसका गलत उपयोग करने वालों पर आईटी का एक्ट तैयार हो गया. तो मुझे लगता है कि कोई भी इमर्जिंग फील्ड जब होती है तो उसमें उसके जैसे सदुपयोग करने वाले होते हैं, वैसे दुरुपयोग करने वाले भी होते हैं जो अनएथिकली उसका उपयोग करते हैं. और उनको एथिक्स सिखाना, और अगर वो एथिकली उपयोग नहीं करते हैं तो उसके लिए उनको दंडित करना, ये तो हमारा काम है. मैं तो ये कहता हूं कि एआई से फायदा क्या हुआ. देखिए डीप फेक निकला. अभी शुरुआत में डीप फेक के कारण बहुत प्रॉब्लम्स हुए, मॉडेस्टी ऑफ विमेन बहुत ज्यादा उसमें केसेस हुई. लेकिन अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ऐसा टूल है कि विद इन सेकेंड्स हम लोग उसको डिसाइफर कर सकते हैं. उसको डीप फेक है, किसे तैयार किया है, किसको पकड़ के तैयार किया है, ओरिजिनल कहां से उसको उन्होंने कैच किया है, ये सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं. तो मुझे लगता है कि एथिकल होना ही चाहिए और धीरे धीरे ये एथिक्स इवॉल्व भी होगा, इसके मूल्य भी इवॉल्व होंगे और मुझे लगता है कि उसके कारण हम लोग रिस्पॉन्सिबल एआई के जो क्षेत्र है उसमें जा पाएंगे. सर आपके उत्तर से यू आर अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. सर इस एआई पे डेमोक्रेसी का कंट्रोल रहे या डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहे तो ये इसकी कैसे रचना हो सकती है. व्हाट माइट बी अ फ्रेमवर्क वेयर वी देखिए डेमोक्रेटिक रचना या डेमोक्रेसी में तो आपको यह अधिकार मिला है कि आप इसको रेगुलेट कर सकते हो, इसके रेगुलेशंस आप तैयार कर सकते हो. लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम एआई की क्यों बात करें, आज हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है इसके लिए हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है, क्योंकि उसका होस्टिंग तो कई दूसरे देश से हो रहा है, सर्वर भी तीसरे देश में है. तो उसके ऊपर जिस समय गलत कंटेंट आता है, कई बार हमारा अपना मानना है कि जो चीज हमको गलत लगती है वो यूट्यूब को गलत नहीं लगती, या वो फेसबुक को गलत नहीं लगती, वो इंस्टा को गलत नहीं लगती, इसलिए 3-3 4-4 दिन वो लगा देते हैं, उसको टेक डाउन नहीं करते. तो ये प्रॉब्लम्स है. लेकिन अब वो धीरे धीरे नीचे भी आ रहे हैं. मतलब एक समय आप देखिए कि हमारे देश में एक बड़ा फेज हमने ऐसा देखा कि जिसमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके दंगे हुए. और इसका पैटर्न क्या था, तो कहीं कर भी म्यांमार का उठाकर या किसी और देश का उठाकर, और ये मणिपुर में हो रहा है, ये आसाम में हो रहा है, और बहुत स्पेसिफिकली ये सारी चीजें
फ्राइडे को करते थे। तो फ्राइडे को करने के कारण जो ये सारी होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये सैटरडे संडे इनके ऑफिसेस काम नहीं करते, तो सीधा मंडे को उस पर हम इंटरवीन कर सकते थे और इन 2 दिनों में जो दंगे हो जाते थे उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब उसके ऊपर भी हम लोगों ने टूल्स निकाल लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं इसके ऊपर रेगुलेशंस आ रहे हैं, आने वाले हैं, और ये इवॉल्व होती है। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, अभी समझ लीजिए कि हमारे देश में अभी हमने 3 कानून बदले, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको बदलने के जो अलग अलग कारण है, उसमें एक कारण ये भी है कि इनमें से कोई भी, अगर हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट ले ले, तो इंडियन एविडेंस एक्ट ये अभी जो डिजिटल एविडेंस आए हैं इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। तो व्हेन द लॉयर्स यूज्ड टू साइट अ डिजिटल एविडेंस, कोर्ट यूज्ड टू से दैट दिस इज नॉट अ रियल एविडेंस। तो अब इस प्रकार का एविडेंस हम लोगों ने उसको पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बना लिया, या सीआरपीसी में या आईपीसी में जो अभी डिजिटल वर्ल्ड के जो बदलाव है वो बदलाव हम लोगों ने कर लिए। मसलन पहले कोई भी डिपोजिशन करना था, किसी को साक्ष्य देनी थी, तो उसको कोर्ट में जाकर देनी पड़ती थी। अब कानूनन वो जहां पर है वहां के एरिया को डेजिग्नेट करके ऑनलाइन वो एविडेंस दे सकता है। तो इससे एक हमारी स्पीड भी बढ़ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो रेगुलेशंस भी इवॉल्व होते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होनी चाहिए। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इसलिए हमारा एआई भी डेमोक्रेटिक ही रहेगा, वो चंद लोगों के हाथ में नहीं जा पाएगा। सर, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ये 2 ऐसे विषय हैं जो आपके हृदय के बेहद करीब हैं, और आपको पूर्व में वाटरमैन कह के भी संबोधित किया गया, इंफ्रामैन कह के भी संबोधित किया गया, और इनफैक्ट मैं आज का ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार देख रहा था सर, वहां पे पायनियरिंग इनिशिएटिव महाराष्ट्र सरकार का समन्वय पोर्टल, मुझे लगता है कि आपने समय समय पे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का उपयोग गवर्नेंस और आम व्यक्ति के जीवन को सरल करने में कैसे हो, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे तो हमारे डेलीगेट्स को बड़ा लाभ होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद टेक्नोलॉजी ने क्रांति की है गवर्नेंस में। आप देखिए कि जो हम लोगों ने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो दुनिया का बेस्ट है। मतलब हम लोग इस बात को कहते हैं कि जिस समय कोविड में अमेरिका या यूरोप का कोई देश ये जिस समय वो लोग इम्यूनाइजेशन कर रहे थे या टीका लगा रहे थे, उस समय कोई भी उसका डिजिटल रिसिप्ट नहीं दे सकता था। इट वॉज ओनली इंडिया जो कोविन के माध्यम से डिजिटल रिसिप्ट उसका दे रही थी। आज डिजी लॉकर जैसी चीजें हम लोगों ने तैयार कर ली, आज डिजी प्रवेश हम लोगों ने तैयार कर लिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो हम लोग कर रहे हैं। आज जिस समय हमारे यहां पर जीएसटी आया तो लोग कहते थे कि दुनिया के 17 देशों में जीएसटी फेल हो गया, भारत तो खंडप्राय देश है, इस देश में जीएसटी कैसे सक्सेसफुल होगा? जीएसटी सक्सेसफुल हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जीएसटीएन, द जीएसटी नेटवर्क जो हमने तैयार किया, जो डिजिटल इंटरफेस हमने तैयार किया, उसके कारण हम लोग इसको सफल बना पाए। तो हमारे यहां पर हम लोगों ने जो गवर्नेंस में चेंजेस लाए, आज मोदी जी ने जो सबसे बड़ी बात की, क्या इससे पहले सरकार की योजनाएं नहीं होती थी? योजनाएं तो बिल्कुल होती थी, हजारों योजनाएं बनती थी, लेकिन वो दिल्ली में बनती थी और दिल्ली में रह जाती थी, नीचे नहीं पहुंच पाती थी। जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे अंतिम व्यक्ति को पहुंचते, 85 पैसे ये नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके मोदी जी ने डीबीटी की सिस्टम लाई, तो अंतिम व्यक्ति को पूरा 1 रुपया मिल रहा है, कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं कर सकता। आज देश के अंदर किसी को भी हमने ऐसे पेमेंट गेटवेज तैयार कर लिए कि किसी को भी हम लोग पेमेंट देते।
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि मोदी जी ने जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम लाई, तो हम लोगों को मोदी जी ने कहा कि आप मुंबई में 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अगर उसमें एनरोल करके उनको पैसा दोगे तो मैं स्वयं आऊंगा पैसा देने के लिए। तो हमने 1 लाख लोगों को उसमें रजिस्टर कर लिया और मोदी जी को मैंने कहा कि मोदी जी आइए। मोदी जी ने कहा ऐसे नहीं आऊंगा, ये 1 लाख लोगों को डिजिटल पेमेंट का ट्रेनिंग दीजिए और ये डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे तो मैं आऊंगा। और हमने 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल ट्रांजैक्शन का पूरा ट्रेनिंग दिया। उस ट्रेनिंग के बाद मोदी जी आए, उन सबको हमने उनका जो पैसा है उनके अकाउंट में दिया और उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया और डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू किया। तो ये जो डिसरप्शन है, आज देखिए हम लोग, हमारे कई राज्यों में भाषाओं पर भी विवाद होते हैं, लेकिन आज हमने एआई का उपयोग करके भाषिणी जैसा एक टूल तैयार किया। अब 22 भाषाएं हम लोग, बिल्कुल जिस समय मैं बोल रहा हूं उसी समय आपको चाहिए उन 22 भाषाओं में उसको सुन सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में आज तैयार हुई है। तो मुझे लगता है कि वही अब राज्यों में भी हम लोगों ने किया है। राज्यों में हम लोगों ने ये सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए, अब जैसे महाराष्ट्र में हम लोगों ने हमारी 1100 सर्विसेज ये हमने डिजिटल की है और अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड इस प्रकार से डिजिटल करेंगे कि उसमें देयर विल बी नो ह्यूमन इंटरवेंशन। और ये 1100 सर्विसेज के लिए किसी व्यक्ति को ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो किसी ऑफिस में नहीं जाएगा। और इतना ही नहीं, वो जब डिजिटली अप्लाई करेगा तो उसको पूरा उसका जो वर्क फ्लो है वो भी ध्यान में आएगा कि किसके किसके टेबल पे जाएगी, किसके टेबल पे अटकी हुई है। और चूंकि हमने एक लॉ तैयार किया है, राइट टू सर्विस एक्ट, तो राइट टू सर्विस एक्ट के अगर 10 दिन में उसका जवाब मिलना है या उसको सर्टिफिकेट मिलना है या उसका काम होना है, तो 10 दिन में किसके किसके पास गई, कहां अटकी, और अगर 10वें दिन नहीं मिली तो ऑटोमेटिक हम लोगों को यह समझ में आएगा और उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार की व्यवस्था अब हमने तैयार की। अब हमने आगे बढ़कर मेटा के साथ एक एमओयू किया है और ये 1100 सर्विसेज हम लोग व्हाट्सएप पर ला रहे हैं। 100 सर्विसेज उसकी लाई है, उसको ही हमने पेमेंट गेटवे किया है, क्योंकि व्हाट्सएप का डेमोक्रेटाइजेशन ज्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज एकदम रूरल इलाके में किसी भी जगह लोग व्हाट्सएप यूज करना जानते हैं, तो भी हम लोगों ने बहुत आसान कर दिया है। या फिर हम लोगों ने अभी हमारे जो हमारा एग्री एआई मिशन है उसके अंदर एक चैटबॉट तैयार किया है और इस चैटबॉट में हमने एलएलएम का उपयोग करके इस प्रकार की व्यवस्था की है कि कोई भी किसान किसी भी भाषा में, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी सवाल पूछे, खेती से संबंधित कोई भी सवाल, मैंने क्या बोना चाहिए, मैंने क्या फसल को कितना पानी देना चाहिए, मैंने क्या क्वांटिटी रखनी चाहिए, मेरे पेस्ट है तो कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए, उसको तुरंत जवाब मिलेगा उसका। और साथ साथ उसको एक वीडियो भी मिलेगा कि अगर कोई चीज उसको करनी है तो वो कैसा करे। ये ऑलरेडी हम लोगों ने रोल आउट कर दिया, अभी किसानों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो एआई का उपयोग करते हुए एक प्रकार से किसानों को इस प्रकार के चैटबॉट हमने दिए हुए। तो मुझे लगता है कि अभी हमारी जो पूरी सिस्टम है उस सिस्टम में हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं। हमने गोल्डन डेटा अभी तैयार किया, अभी उसको रोल आउट करेंगे। ये गोल्डन डेटा क्या है, तो हम लोगों ने सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, यानी ऐसा होता है कि एक कोई भी डेटा जो होता है वो डेटा का एक सोर्स होता है मेडिकल एजुकेशन, एक होता है पब्लिक हेल्थ, एक होता है महिला बाल कल्याण विभाग, एक होता है आदिवासी विभाग। सेम डेटा अलग अलग लोग यूज करते हैं और उसका एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं होता। इसके कारण उसका ऑथेंटिकेशन नहीं होता। डेटा के रूप में उसकी जो वैल्यू है वो तभी है जब सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रहे। अब ये सारे डेटा को हमने मर्ज किया, हम लोगों ने ऐसे एपीआईज तैयार किए कि सारा डेटा एक दूसरे से बात करने लगा। अभी सारा डेटा साइलो में था, इनके पास भी 1 करोड़ का डेटा है, उनके पास 2 करोड़ का डेटा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के डेटा को मैच नहीं कर सकते। अब ये सारे एपीआईज के कारण
इसको मैच करके हमने गोल्डन डेटा तैयार किया। अब हमको पक्का मालूम है, महाराष्ट्र के किसी भी फैमिली को आप पकड़ लीजिए, उस फैमिली में कितने लोग हैं, उनमें से कौन कौन सी योजना के लिए एलिजिबल है, किसने योजना का लाभ लिया है, किसने योजना का गलत तरीके से लाभ लिया है, और इन एलिजिबल होते हुए भी उसने लाभ लिया है। ऐसी सारी चीजें अब ये गोल्डन डेटा के कारण हमको पता चल रही है। तो मैं मानता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो उपयोग है, ये गवर्नेंस में मोदी जी की ये देन है, और अब हम लोगों ने उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसका यूज चालू किया है। हेलो, गवर्नेंस की बात हो रही थी, सो आई हैव अ क्वेश्चन ऑन अ लाइटर नोट. इफ गवर्निंग अ स्टेट वाज लाइक रनिंग अ यूट्यूब चैनल, so what would be the most difficult part? Will it be content creation, community management, or handling your trolls? देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट और यूट्यूब में एक ही फर्क है, यूट्यूब को बंद किया जा सकता है, गवर्नेंस को कभी बंद नहीं किया जा सकता। तो आप ट्रोल से खफा हो गए तो उसको ब्लॉक कर दो, या आप अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दो, लेकिन ये गवर्नेंस में हो नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है कंटेंट क्रिएशन। देखिए, कंटेंट क्रिएशन ही तो बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करता है। कम्युनिटी कंट्रोल या डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो भी कंटेंट क्रिएशन से होता है। तो यहाँ बैठे हुए कई लोग हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स है, तो वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसलिए उनकी एक बड़ी कम्युनिटी तैयार हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ट्रोलिंग का तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है अभी जिस स्टेज में हमारी सोसाइटी है, तो हमारी सारी भावनाएं दबी हुई थी। अभी अभिव्यक्ति के लिए हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म मिल गए कि जो बाजू वाले से भी बात नहीं कर रहा था, वो हमको देश कैसा चलाना है उसका भी एक संदेशा दे ही देता है। पर कोई गलत नहीं है, मतलब उसके मन में था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि भाई बताओ, तो वो अभी बता रहा है। तो गलत अभिव्यक्ति होती है, सही अभिव्यक्ति होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। कंटेंट क्रिएशन ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे जो गवर्नेंस होता है उसमें पॉलिसी मेकिंग ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। राइट पॉलिसी आप तैयार कर लो, लोग भी आपके साथ है, कोई आपको ट्रोल भी नहीं करता, अपोजिशन करता है, बाकी लोग आपको ट्रोल नहीं करते, लोग आपको सिर पर ले जाते हैं। तो इट इज द सेम। सर, दो छोटे सवाल है इसी पे कि ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई निर्णय लिया और आपके ट्रोल्स के विरुद्ध लोग ही खड़े हो गए? नहीं, ऐसा कई बार होता है, और विशेष रूप से जब मेरे किसी निर्णय को अनफेयरली क्रिटिसाइज किया जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग उसको शील्ड करते हैं। मतलब कई बार तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि एक लड़ाई छिड़ी हुई दिखती है मुझे, जिसमें लोग ही जवाब दे रहे, लोग ही बता रहे, लोग ही ये कैसे सही है बता रहे, और जिसने उसके ऊपर जिस क्रिटिसाइज किया वो कैसे गलत है ये लोग बता रहे। ऐसा कई बार होता है। सर, ये जो पॉलिसीज जो बनती है गवर्नमेंट में, इसको यंगर जनरेशन तक उन्हीं की लैंग्वेज में मीम्स, रील्स, ये कैसे हम ले जा सकते हैं? व्हाट इज द देखिए, अभी ये बहुत जरूरी है। अभी जैसे आप अगर देखेंगे तो सारी गवर्नमेंट्स जो है, ये गवर्नमेंट्स कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। कम्युनिकेशन के साधन भी बढ़ रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि लोगों का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हुआ है, तो आजकल रील्स में लोग ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितना भी बड़ा काम करो, कम से कम शब्दों में आप उसको लोगों तक पहुंचा सके, ये महत्व का है। और इसमें बहुत इफेक्टिव माध्यम है आज हमारा सोशल मीडिया। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी ये ध्यान में आ रहा है कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है या कंटेंट क्रिएटर्स है, इनमें ये एबिलिटी है कि ये चीजों को डिसाइफर करके लोगों की भाषा में लोगों को समझा सकते हैं। इसलिए अब हम लोग भी उनका इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम लोग अलग अलग प्रकार से कंटेंट क्रिएशन करके लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि वो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक लोगों के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर माध्यम था, तो हम लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से
हमारी एक न्यूज़ आ जाए या हम लोग एक एडवर्टीजमेंट दे दे तो काफ़ी होता था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो थोड़ा विजुअल उसका एक विषय सामने आया और लोगों ने उसको देखना चालू किया। उसके बाद डिजिटल मीडिया आया और डिजिटल मीडिया ने एक अलग रिवॉल्यूशन इसमें लाया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि डिजिटल मीडिया में जब एक सोशल मीडिया ये उसका पार्ट बना तो उसके बाद सारी चीजें जो है वो एक प्रकार से कंटेंट क्रिएशन भी महत्व का हुआ, उसका विजुअल इफेक्ट भी महत्व का हुआ, उसमें आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो वो आपकी लैंग्वेज भी महत्वपूर्ण हुई, वो भाषा भी महत्वपूर्ण हुई। और ये माध्यम ऐसा है कि जो जिसमें आप आम आदमी की भाषा में भी उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। नॉर्मली एक न्यूज़पेपर को या एक न्यूज़ चैनल को थोड़ा एलिटिस्ट इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो बंधन सोशल मीडिया पर नहीं है, तो मैं अपनी भाषा में भी वहां बोल सकता हूँ। हमारे युवा साथियों की बड़ी जिज्ञासा है सर कि एक तो आपके काम का मूल्यांकन, आपके काम का फीडबैक आम जनता देती है, लेकिन हमारी साथियों की बहुत रुचि थी और बहुत जिज्ञासा थी कि प्रायः प्रधानमंत्री जी के साथ काम को लेकर के संवाद, और क्या ये क्लासिकल अप्रेजल मीटिंग होती है या परफॉर्मेंस मीटिंग होती है, थोड़ा ये अनुभव ये आप युवा साथियों के साथ अगर साझा करेंगे। नीति आयोग की बैठक हो गई या कोई भी बैठक हो गई। देखिए, अभी वैसे तो प्रधानमंत्री जी ये कई बार अपने आंखों से भी अप्रेजल दे देते हैं, तो बड़ा आसान उनका तरीका है अप्रेजल देने का। लेकिन ये जो अलग अलग फोरम्स है उन फोरम्स पे, और साधारणतः दो प्रकार के फोरम है। एक फोरम है जो नीति आयोग जैसा फोरम है जहां पर ये सारी चर्चाएं होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक अलग फोरम भी बनाया जो एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स का फोरम है। हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे जी उसमें काफी कोऑर्डिनेशन करते हैं और इसमें पॉलिसीज और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर सारे राज्यों के प्रेजेंटेशंस होते हैं और कौन कितना अचीव कर पाया, ये इसके ऊपर वहां पर एक फैक्ट शीट बनती है। मानो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो महाराष्ट्र ने कितना किया, उत्तर प्रदेश ने कितना किया, असम ने कितना किया, तो एक प्रकार से वो हमारी परीक्षा होती है जिसमें उसी समय इंस्टेंटली हम पास या फेल हो जाते हैं और हमारा अप्रेजल ये आंखों से मिल जाता है। सर, अगर हम गवर्नेंस के लिए ब्लू टिक अगर हम ये परिभाषा देखें तो ऐसा क्या वेरिफिकेशन मार्क है कि वो जो बता सके कि एक पॉलिसी सक्सेसफुल हुई? देखिए, जिस पॉलिसी से लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सक्सेसफुल पॉलिसी है। क्योंकि यहां तो ऐसा है कि डेमोक्रेसी में आप कोई भी चीज करें तभी कुछ वॉइसेस ऐसे होंगे ही कि जो कहेंगे साहब गलत है, बिल्कुल ये तो कोई फायदे का नहीं है। लेकिन जिस समय ये आपके ध्यान में आता है कि बड़ा इको क्या है, तो लोगों को ये पसंद भी आ रही है और लोगों के जीवन में इससे परिवर्तन भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी होती है वही ब्लू टिक पॉलिसी है। मैं महाराष्ट्र पे आना चाहूंगी। आज हमारे बीच ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ऑफबीट टूरिज्म या हिडन जेम्स, हेरिटेज, इन सब पे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके हिसाब से महाराष्ट्र की ऐसी कौन सी जगह है जहां कंटेंट क्रिएटर्स को जाना चाहिए? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र एक क्षेत्र ऐसा है कि जिस क्षेत्र में जितना हमने करना चाहिए, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी शक्ति है, हम नहीं कर पाए, और वो क्षेत्र है टूरिज्म और हमारी विरासत। ये दो चीजें महाराष्ट्र के पास ऐसी है कि टूरिज्म के, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा 700 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, महाराष्ट्र में बेस्ट फॉरेस्ट है, महाराष्ट्र टाइगर कैपिटल है, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स है, महाराष्ट्र में बायोडाइवर्सिटी है, यू नेम इट एंड यू हैव इट। तो सारी चीजें, और अगर हम हेरिटेज की बात करें तो 5 ज्योतिर्लिंग हमारे पास है। छत्रपति शिवाजी महाराज के द बेस्ट फोर्ट्स, जिसको अभी यूनेस्को ने एक प्रकार से नामांकन दिया है, ऐसे फोर्ट्स हमारे पास है। लेकिन मतलब मुझे ये कहने में
कोई बहुत झिझक नहीं होती कि एज अ गवर्नमेंट हम लोग उसको उस तरीके से लोगों तक पहुंचाने में बहुत यशस्वी नहीं हुए हैं जितना हम होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि लेकिन आज ये जो ऐसे सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये इसको कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज को लोगों तक पहुंचाने का काम ये हो सकता है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 12 फोर्ट्स 12 किले ये जो एक जागतिक विरासत के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में उसको जो नामांकित किया है, अब उस हर किले का अपना इतिहास तो है ही, लेकिन उसका आर्किटेक्चर है, उसमें अलग अलग प्रकार से जो व्यवस्थाएं खड़ी हुई है, फिर वहाँ का वाटर कंजर्वेशन है, वहाँ पर किस प्रकार से पेड़ों को लगाया गया है, किस प्रकार की स्पीशीज को प्रिफर किया गया है जिससे उसको हम कंजर्व कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोगों को इंट्रिग करती है, लोगों को एक प्रकार से उसकी ओर आकृष्ट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सारी चीजें हम कर सकते हैं। आज हम गोवा में बैठे हैं, गोवा के सीएम साहब हमारे होस्ट है, तो वो रात का खाना नहीं देंगे, इसलिए मैं खाना खा के आया हूं, लेकिन गोवा से अच्छे बीच ये कोकण में है। दे आर बेटर देन गोवा, लेकिन उसके लिए जो करना चाहिए वो हम अभी तक नहीं कर पाए। इसके दो कारण है, नहीं कर पाए इसके दो कारण है। एक कारण ये है कि जितना करना चाहिए नहीं किया, दूसरा कारण ये भी है कि महाराष्ट्र बहुत ज्यादा लॉ अबाइडिंग होने के कारण सीआरजेड के रूल्स जितने महाराष्ट्र ने फॉलो किए उतने किसी राज्य ने फॉलो नहीं किए। बट मैं मसलन ये कहना चाहता हूं कि आज जितने गोवा के बीच को दुनिया में मान्यता है या पर्यटक आते हैं, तो हमारे जो बहुत ही प्रिस्टीन है, बहुत ही वर्जिन है, इस प्रकार के जो हमारे सारे कोस्ट लाइन हमारी है, उसको हम लोग हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स है उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत पॉसिबल सर, मी कोकणातली आहे त्यामुळे आय कम्प्लिटली अग्री विथ यू. ते सर, गोव्याचे मुख्यमंत्री गेल्यामुळे आपण ऍग्री करू शकतो, नाहीतर त्यांनी आपल्याला गोव्यातनं बाहेर जाऊ दिलं नसतं. सर बहुत दूर नहीं है, मैं तो मालवण देवगढ़ से हूँ तो अच्छा सर, एक सेकंड, एक फॉलोअप ये था कि टूरिज्म की बात हो गई, वैसे ही महाराष्ट्र की एक कुलिनरी हिस्ट्री, एक इतिहास रहा है, खाद्य संस्कृती. आणि मी असं ऐकलंय की तुम्हाला पुरणपोळीपेक्षा जास्त मोदक आवडतात खरं तर, पण चर्चा पुरणपोळीची झाली. मी तुमचा फार आभारी आहे. पुरणपोळीने मला जेवढा वैताग आणलेला आहे, माझ्या बायकोनी एका इंटरव्ह्यूत सांगितलं मला पुरणपोळी आवडते, तेव्हापासनं जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात गेला आणि मराठी माणूस मिळाला तो माझ्यासाठी पुरणपोळी घेऊन आलेला असतो. त्यामुळे मी वैतागलेलो आहे. त्यामुळे मी प्रत्येक ठिकाणी सांगतो मला पुरणपोळी आवडत नाही. आता त्याला काहीतरी दुसरं दिलं पाहिजे म्हणून मी सांगितलं मोदक आवडतात. आता मोदक यायला लागली. आता मोदकांचा स्कोअर करू शकतो, म्हणजे 20-21 करू शकतो, असं काही नाही. छोटे असले तर जो पण ते आपले आम्ही कोकणातले मोदक खात नाही, म्हणजे आवडतात ते, पण ते कोकणी मोदक नाही, आमचे विदर्भातले मोदक तळलेले. सर मी विदर्भात नाही, त्यामुळे तुपात तळलेले मोदक. सर एखादी मराठी एक फेवरेट कविता. आज थोडं इन्फॉर्मल वातावरण आहे सर. युवा इकडे आपण बसलो आहोत. नाही, आता एकदम एवढ्या लक्षात येत नाहीत, त्याच्यामुळे कसं आहे की मराठी कविता आता एवढ्यात माझ्या वाचण्यातही आली नाही फारशी काही. पूर्वी वाचायचो मी, आणि विशेषतः चारोळ्या वगैरे जास्त वाचायचो. पण आता म्हणजे काय, घर दोघांचं असतं, दोघांनी सावरायचं, एकाने पसरवलं तर दुसऱ्याने आवरायचं, अशा प्रकारच्या ज्या चारोळ्या होत्या त्या वाचायचो, पण आता त्याही सुटल्यात माझ्या. सर शेवटचा प्रश्न ऑडियन्सकडे. 5 विकास तीर्थ दॅट यू वुड लाईक दीज क्रिएटर्स टू विजिट इन महाराष्ट्र. 5 विकास तीर्थ. असं आहे की खरं म्हणजे 5 सांगणे फार मला कठीण आहे, कारण आता इतक्या गोष्टी आपल्या झालेल्या आहेत. 5 इज व्हेरी डिफिकल्ट. पण मला असं वाटतं की आय मीन ऑफकोर्स मी एक म्हणेन की समृद्धी महामार्गावर गेलं पाहिजे लोकांनी.
तो बघितला पाहिजे, कोस्टल रोड मुंबईचा बघितला पाहिजे, अटल सेतू इज अ इंजिनिअरिंग मार्वल तो बघितला पाहिजे. असे अनेक मी सांगू शकेल म्हणजे की जे आपण क्रिएट केलेले आहेत ते 5 सांगणं म्हणजे इतरांवर अन्याय होईल, पण मी एक यादी नक्की पाठवेल तुम्हाला. सर ऑडियन्स मधून आपण एक प्रश्न. हा घ्या. येस. एक मिनिट. Let me recognize. I know everybody is very eager to chat with the Honorable Chief Minister, but Manogya ji, you want to take up? Manogya is here. Yeah. Saurabh Khandagre. Where is Saurabh? हॅलो. नमस्कार, माझं नाव सौरभ किशोर खंडागळे. मी मराठी इन्फोटेनमेंट क्रिएटर आहे. तर माझा प्रश्न असा आहे की आज आपण बघतोय तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग या ज्या स्किल्स आहेत त्या जगभरात सगळीकडे वापरल्या जात आहेत. तर महाराष्ट्र सरकार म्हणून आपण अशा कोणत्या योजना, कोणती धोरणं आणतोय ज्याच्यातून आताची तरुण मुलं आणि आताचे जे विद्यार्थी आहेत ते त्यांचं करिअर करू शकतात? जर अशा काही योजना असतील तर त्याविषयी आम्हाला जाणून घ्यायला नक्कीच आवडेल. सर आपण काही प्रश्न सोबत घेतले चालतील? चालतील, काय अडचण नाही, मला लिहून. हो. संजय कांबळे खासरे. सर नमस्कार. मी संजय, मी सोलापूरचा आहे. खासरे टीव्ही नावाचं एक मी मनोरंजनाचं युट्यूब चॅनल चालवतो. सर मी आता तुमच्या सगळ्या सांगण्यातून एक गोष्ट ऐकली की भारत हा आपण सगळीकडे जगातील लार्जेस्ट डेमोक्रेसी म्हणून अभिमानाने सांगतो. आपल्याकडच्या सगळ्या गोष्टी आपण अभिमानाने वावरतो की 1 नेशन 1 टॅक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शनच्या गोष्टी होतात. पण भारतासारख्या देशामध्ये जिथे आपण जगाला ग्लोबली कम्पीट करणारं UPI सारखं एक गोष्ट दिली, पण आपल्याकडे अजून आपला स्वतःचा सोशल मीडियाचा प्लॅटफॉर्म अजून का झालेला नसेल सर? शैलजा शर्मा. Good evening, sir. My name is Shailja Sharma. I come from Mathura, Uttar Pradesh. I'm an educational content creator, creating content on the rich heritage and culture of Bharat. My question to you is, sir, as we know that migration in Maharashtra is increasing, so do you feel that it has a negative impact on the culture of Maharashtra? And if yes, what steps is your government taking to mitigate that negative impact? Thank you, sir. We'll close it. These are all that we can take today evening. I would request, sir. सो सगळ्यात पहिल्यांदा AI के लिए महाराष्ट्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा एक सवाल आया था. और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे एक इंडिया AI मिशन चालू हुआ है, वैसे महाराष्ट्र AI मिशन भी हम लोगों ने शुरू किया है. इसके 2 पार्ट है. एक पार्ट जो हम लोग AI को गवर्नेंस में और अपनी योजनाओं में और पब्लिक गुड के लिए जो यूज़ करना चाहते हैं उसके यूज केसेस को तैयार करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके लिए एक फोरम तैयार करना, ये तो हम कर ही रहे. लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि एक हमारे एकेडेमिया को हम लोग AI के साथ जोड़े. और इस दृष्टि से हम लोग जानते हैं कि जिस समय हमारा ये कंप्यूटर का बूम चालू हुआ, उस समय हमारे यहाँ पर MHCET का कोर्स एक शुरू हुआ था. और ये कोर्स जो था ये सभी के लिए कंपलसरी किया था उस समय. और उसके कारण एक पूरी पीढ़ी कंप्यूटर के साथ जुड़ी. जिनको कंप्यूटर डर लगता था वो लोग उससे जुड़े. तो ऐसे ही अब हम लोगों को AI के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. और इसमें अभी सबसे बड़ी पहल हमारी स्किल यूनिवर्सिटी ने की. सो महाराष्ट्र की जो स्किल यूनिवर्सिटी है, उस स्किल यूनिवर्सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर हम लोगों ने करीब 10,000 महिलाओं को AI की ट्रेनिंग दी. और हाउ टू यूज AI के फायदे क्या है, ऐसी एक ट्रेनिंग हम लोगों ने दी. और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो ये नई सारी पीढ़ी है इसको हम AI रेडी तैयार करें रखें. क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर रेडी करना है तो AI के साथ ही फ्यूचर है. इसलिए उसको फ्यूचर रेडी करने के लिए हम लोगों ने अभी इसका प्रयास शुरू किया है कि बिल्कुल निचले स्तर पर भी जो हम
स्किल दे रहे हैं उस स्किल को भी हम लोग एआई के साथ जोड़े, ताकि आने वाले दिनों में जो वर्कफोर्स हम तैयार करें वो वर्कफोर्स एआई रेडी हो। तो इसका एक बहुत बड़ा प्लान भी महाराष्ट्र में हमने रोल आउट किया है। एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पूछा गया कि भारत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं तैयार हुआ, और मैं मानता हूं कि एकदम रेलेवेंट सवाल है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले समय इस बात को कहा है कि अब यह समय आ गया है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी बात की है। और मुझे लगता है कि वी हैव सच ब्राइट माइंड्स इन आवर कंट्री, और आज इतना ज्यादा सारी चीजों पर काम हो रहा है, तो लेट अस होप कि जल्दी भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर लेंगे। जैसे भारत में एआई के प्लेटफॉर्म्स हम लोगों ने तैयार कर लिए, वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हम जल्दी तैयार कर पाएंगे। एक माइग्रेशन इन महाराष्ट्र, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, एक बात हम लोग समझ ले कि जब हम डेवलपिंग इकोनॉमी की और डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर जाते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी से, तो उसमें दो चीजें बहुत होती है। पहली चीज होती है अर्बनाइजेशन और दूसरी होती है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन ये इनएविटेबल है और वर्ल्ड की हिस्ट्री में यही हुआ है, इसलिए उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन आप देखिए, एक समय ऐसा था कि काशी को ज्ञान की नगरी माना जाता था, तो दुनिया भर के लोग काशी जाते थे, सारे माइग्रेंट्स काशी में होते थे, और महाराष्ट्र से भी पंडित काशी जाता था, और पढ़ने के लिए साउथ इंडिया से, चेन्नई से, या उस समय के मद्रास से, या उस समय के तमिलनाडु से भी लोग काशी में ही जाते थे। लेकिन इससे काशी की संस्कृति पर कोई परिणाम नहीं हुआ। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमारी संस्कृति की जड़ें मजबूत होगी तो कोई भी माइग्रेशन ये हमको एनरिच करता है, हमको समाप्त नहीं कर सकता। और भारत की संस्कृति ने तो यही दिखाया है। भारत में इतने सारे लोग आए, यानी हम लोगों ने गीत सुना है कि ग्रीक हूण शकयवंत टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहाँ है वे अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में खुद को वे मिटा गए। तो ये जो हमने गीत सुना है, ये गीत ही हमारे भारत की संस्कृति की ताकत को दिखाता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र की अपनी एक संस्कृति है, मराठी संस्कृति की एक अपनी बहुत बड़ा अपना वजूद है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। तो और भी लोग अगर यहाँ आते हैं, तो अगर हमारी जड़ें मजबूत है तो हमारी जड़ों को उखाड़ नहीं सकेंगे। हाँ, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन वो देंगे और हमसे बहुत कुछ लेकर जाएंगे, ये मैं मानता हूं।